भी बोला नहीं, पहले कभी मेरे सर भी ये बोल रहा हूँ, क्योंकि कल हमारा नेटवर्क सेक्शन चला है, सर ने इतना समझाया, इतना फोर्सफुली हम लोग खड़े खड़े होकर एक एक टॉपिक बताया, एक एक पॉइंट, उससे हम लोग का डाउट क्लियर हुआ। इतना क्लियरली फिर समझ में आ जाए, ये ब्लैक हो जाता है। बढ़ा देते हैं सर, हमारे पीछे कुछ सोचते हैं कि हम भी कुछ करें, इतना कुछ किया हमारे लिए सर ने। हमको रात 11 बजे कल मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि कुछ लोग इसमें दिमाग में नहीं, याद नहीं रहता। मैं जो समझा रहा हूँ भूल जाते हैं, क्योंकि WTRIC भी समझाया, MDK भी समझाया, STR भी समझाया, ये सब तो थोड़ा उधर हो जाता है। तो मैंने एक को खड़ा करके बुलाया, दूसरे को तो थोड़ा एरर है, समझ में आई कि इसको थोड़ा समझ। एक ने बोल दिया ना पूरा, एक ने अच्छे से बोल दिया ना, तो दूसरे का 99% सही होगा, तीसरे का भी सही होगा, चौथे का भी सही होगा। इसमें देखो क्या हुआ कि इसके अंदर एक ने सही बोल दिया तो बाकी सब के अंदर हिम्मत आ गई कि अभी मैं भी इसके अंदर से बोल सकता हूँ। बाद में मैंने रात को सोचा कि इसके अंदर फिर भी कुछ लोगों को इसके अंदर दिक्कत है, जो इस तरह से एक सीक्वेंस बना दूं। तो फिर मैंने 11 बजे बैठा, 2 बजे खत्म किया और इस तरह से एक सीक्वेंस बना दिया और मस्त बनाया। मेरा लड़के का नाम मैक्स है, तो उसने बोला कि आप नाम रख दीजिए मैक्सिमम टेक्नोलॉजी, तो उसके बाद उसने रख दिया। और तब से अभी तक का जो वीडियो है, उस वीडियो के अंदर जो भी मैंने दिया एक सही सॉल्यूशन और पूरा सॉल्यूशन ही दिया, जो भी दिया, थ्योरी बताया, प्रैक्टिकल बताया, जो भी। लेकिन ये वीडियो से सच में मैंने देखा कि जो लोग टेक्नीशियन है ना, उसको ज्यादा फायदा नहीं होता है, फायदा ट्रेनर लोगों को होता है। जो ट्रेनर लोग होता है, जो खुद से कुछ सीखना है उसको फायदा हो जाता है, लेकिन टेक्नीशियन को कोई फायदा नहीं। क्योंकि मैंने ऐसे यूट्यूब पे वीडियो डाल रखे हैं, जो खास करके लाइट सेक्शन पे, कि अगर वो वीडियो देख लो तो लाइट सेक्शन का काम इतना इजी हो जाता है। लेकिन यहाँ जो चीज मैं समझा रहा हूँ, वो चीज मैंने बहुत ऐसी कुछ चीजें हैं जो यूट्यूब पे ही शेयर की हुई है, लेकिन यहाँ 5 साल 10 साल से जो टेक्नीशियन मिलता है उसको जब समझाता हूँ तो उसको नहीं लगती है, जबकि वो 4 साल 5 साल पहले मैंने बताई दी है फिर भी। लेकिन क्या करता है टेक्नीशियन लोग जो है, रिपेयर लोग, ये क्या करता है, स्किप करता है। ये अभी आधा घंटा का वीडियो, 40 मिनट का वीडियो कौन देखता है, सीधा स्किप देखता है। क्या उसने मतलब रिपेयर क्या किया वो सीधा देखता है। लेकिन इसके अंदर आप मेरा थ्योरी फॉलो करोगे ना, तो आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। सर्किट कैसे काम करते हैं, मैंने हर एक चीज में सर्किट की नॉलेज दी है, डायग्राम ड्रॉ करके उसमें बेस बता के, ट्रेसिंग कैसे होती है वो चीज बताई है। तो हो सके तो इस तरह से जो मैंने YouTube पे वीडियो बनाए हैं, वो प्रैक्टिकल बेस पे आप कभी उसको अच्छे से फॉलो करोगे तो बहुत सारा डाउट आपको इसके अंदर भी क्लियर हो सकता है। और कुछ वीडियो में समझ में नहीं आने का रीजन ये है कि हमारा बेसिक नॉलेज है वो थोड़ा कमजोर है। हमें जो कैपेसिटर, रजिस्टर, ये सारा चीजें के बारे में हम जो जान रहे हैं, आपने नॉर्मल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मैंने लेक्चर लिया था, रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, ये आप कुछ साल पहले भी इस लाइन में थे और आपने भी ये समझा होगा। क्या सिर्फ आप रजिस्टर से कुछ सीखे नहीं है लेक्चर में? सीखे सर, सीखे। रजिस्टर से भी कुछ सीखे ना। बाकी रजिस्टर तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स का सालों से एक लेक्चर है इस तरह से। तो फिर भी उसके अंदर क्या है, टेक्नीशियन जो होता है ना, इसके अंदर ये चीजें कोई हमें बता दे और खुद से करे, उसमें बहुत ही डिफरेंस होता है। तो ये चीज है। तूफानों में तिनकों का घर नहीं बनता, रोने से किसी का मुकंदर नहीं बनता। हौसला रखो इस दुनिया को जीतने का साहेब, क्योंकि एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आज फिर आपके लिए एक केस स्टडी लेके आया हूँ, जो कि ओप्पो का Realme 2 Pro मोबाइल है। ये मोबाइल में 2 फॉल्ट है। एक ये मोबाइल में जो फॉल्ट है, डिस्प्ले बैकलाइट का ग्राफिक आ रहा है लेकिन लाइट नहीं आ रही है। और एक दूसरा प्रॉब्लम है कि इसके अंदर हाफ शॉर्टिंग है, यानी कि हम जब डीसी मशीन में उसको कनेक्ट करते हैं तो कुछ मिली एम्पियर में डायरेक्ट करंट कंज्यूम कर रहा है। तो इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में बनाया हुआ है। फर्स्ट, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे
कि C2 Pro में डिस्प्ले बैकलाइट का इश्यू है तो किस तरह से हमें सोल्व करना है, पूरी डिटेल के साथ उसमें बताने की कोशिश की है। और यही मोबाइल में जब हाफ शॉटिंग का प्रॉब्लम है तो उसको भी प्रैक्टिकल बेस पे और थियोरिकल बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है, जो नेक्स्ट पार्ट 2 में वीडियो में अपलोड करूँगा, जो कि ये आने वाला है 26 जनवरी, जो कि 26 जनवरी और 15 अगस्त मेरा फेवरेट डे होता है। मेरा एक भी जब से YouTube चैनल बना है तब से एक भी ऐसा ये डेट नहीं है कि जिसमें मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है। तो हर हमेशा की तरह इस 26 जनवरी में भी मेरा ये वीडियो आएगा, जो वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वो वीडियो भी देखना मत भूलिएगा। और इस वीडियो के अंदर जो मैंने पूरा डिटेल के साथ बात की है तो आपको हेल्पफुल लगेगा, आप जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक एक जरूर करके जाइएगा। और अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग बहुत डिटेल में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और eMMC प्रोग्रामिंग को समझना है, सीखना तो हर कोई सिखाता है। देखिए मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर समझना है, मोबाइल रिपेयरिंग करना और उसको समझना दोनों अलग बात होती है। अगर आपको रिपेयरिंग डिटेल में समझना है तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के ट्रेनिंग है। अगर आपको ऑफलाइन कोर्स करना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करके एडमिशन सीट बुक करवा सकते हो, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में जो सुदानी सर का नंबर है, धीरज सर का नंबर है, उससे भी कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ऑनलाइन कोर्स करने के लिए मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ भी आप कॉन्टेक्ट करके ऑनलाइन हार्डवेयर बेस पे आप पूरा डिटेल सीख सकते हो। तो इस तरह से मोबाइल रिपेयरिंग जो लोग शॉर्ट टाइम में सीखना चाहता है, तो शॉर्ट टाइम जो हमारे पास नहीं होता है, क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो शॉर्ट टाइम में हो सकती है, जैसे रिवॉल्विंग आईसी निकालना लगाना, ये सारा चीज़ जानना है तो 10 दिन 5 दिन 7 दिन में भी ये चीज़ें कवर हो सकती है। शॉर्टकट में मैं डीसी मशीन से आपको बता दूं कि ये सा होता है तो ये सारा चीज़ें बहुत शॉर्टकट में हो जाती है। लेकिन ट्रेसिंग मोबाइल रिपेयरिंग का एक ऐसा हिस्सा है जो लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। आपको जितना भी सीखो उतना कम पड़ता है। तो हमारा जो सिस्टम होता है वो शॉर्टकट वाला नहीं है। हम पूरी तरह से बेसिक से लेके एडवांस लेवल का बहुत ही आईसीओ की एक एक फंक्शन को बहुत डिटेल में समझाते हैं। तो अगर आपको इस लेवल की नॉलेज चाहिए तो थोड़ा टाइम आपको मुझे देना पड़ेगा, मैं शॉर्टकट में आपको नहीं सिखा पाऊंगा। और मेरे अंदर कैपेसिटी है भी कि आपको 12 घंटे बिठा के मैं बोलता जाऊं, आप सुनते जाओ, लेकिन आपकी भी कैपेसिटी इतनी नहीं होती है कि आप ये सारी चीज़ों को कवर कर पाओ। इसलिए जितना हो सके इतना, अगर प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो थोड़ा अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए और ये कोर्स ज्वाइन करके आप अपने आप को अपडेट कर सकते हो। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास कोई भी टाइप की कोर्स का कोई डेमो लेक्चर नहीं है, ना मेरा ऑफलाइन में डेमो है ना ऑनलाइन में डेमो है। डेमो इसलिए नहीं है कि मैंने अभी तक जो भी यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड किए हैं उसमें कोई चीज़ को हाइड नहीं रखा है, पूरा डिटेल के साथ जो भी सॉल्यूशन दिया है वो दिया है। उसमें भी थ्योरी और प्रैक्टिकल को लेके हुए दिया, ऐसा भी नहीं है कि सीधा प्रैक्टिकल बता दिया, और ऐसा भी नहीं है सिर्फ थ्योरी बताई, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने अपने वीडियो में पब्लिसिटी की और बहुत ही हंगामा किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी दिया है प्रॉपर बेस पे अच्छे से सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो वहाँ से आप मेरा आउटपुट जान सकते हो, समझ सकते हो कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है और ये चीज़ें आपको समझ में आती है कि नहीं है। और दूसरा चीज़ ये है कि मैं डेमो में इसलिए नहीं मानता हूँ कि देखिए मैं 20 साल से लगातार इस लाइन में टीचिंग करवा रहा हूँ, तो मेरे अंदर इस 20 साल का तजुर्बा होता ही है। अगर कोई ट्रेनर 5 साल 10 साल 15 साल 3 साल से अगर कोई ट्रेनर ट्रेनिंग दे रहा है तो उसके अंदर इतना तो हुनर होता है कि स्टूडेंट लोगों को क्या चाहिए और इसके लिए मैं क्या अच्छी अच्छी बातें बोलूँ जिससे वो माइंड वॉश हो जाए और कन्वर्ट हो जाए पैसा देने के लिए। तो अगर मैं डेमो रखूँ तो मुझे हर एक चीज़ का पता है कि आपको इधर बुला के आपके सामने क्या किया जाए, आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगी जो आज मैं आपको वो दूँ, तो आपका माइंड वॉश करवा सकता हूँ आपसे और आपका पैसा मैं ले सकता हूँ। लेकिन मैं ये चीज़ में नहीं मानता हूँ। अगर आपको लगता है मेरे पे ट्रस्ट है और आपको लगता है कि मैं सीख सकूँगा और ये मुझे सिखा सकता है और मैं मेहनत करूँगा, तो आप ज़रूर आइए, क्योंकि सच्चे हीरे को अलग से चमकाने की ज़रूरत नहीं होता है, सही सुनार उसको पहचान ही जाता है।
तो आपके अंदर है, आप अगर सीखना चाहते हो तो वेलकम। कभी भी एडमिशन सीट बुक करवा सकते हो। हर मंथ की 1 तारीख को हमारा नया बैच स्टार्ट होता है। 45 डे का कोर्स रहता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग, और फुल डे का क्लास रहता है। तो आपको खाना और रहने की भी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो सीट बुक करवा सकते हो। और ये वीडियो के अंदर मैंने डिस्प्ले बैकलाइट सर्किट को सोल्व करके बताया हुआ है। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है जो हाफ शॉटिंग का, इसके अंदर बहुत ही डिटेल बताई हुई, क्योंकि आजकल के जो लोगों को, जो टेक्नीशियन है, सब लोगों को प्रॉब्लम आती है हाफ शॉट फाइंड करने में। क्योंकि जितने लोग मुझे मिलते हैं या जितने टेक्नीशियन इस लाइन में है, सबका कहना यही होता है, जो 10 साल 15 साल या जो भी कोई काम कर रहा है उसके अंदर, कि मुझे फुल शॉट तो सब अच्छे से समझ में आ जाता है, मैं फुल शॉट तो बोर्ड को मैं रिपेयर कर सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर जो प्रॉब्लम हाफ शॉट में आती है, हाफ शॉट समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रॉब्लम फुल शॉट के लिए जो कंपोनेंट जवाबदार होते हैं, वही कंपोनेंट जो होते हैं वो हाफ शॉट के लिए जवाबदार होते हैं। कोई कंपोनेंट एक्स्ट्रा अलग से जवाबदार नहीं होते, लेकिन उसके अंदर जो थोड़ा आपको बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो नॉलेज का अभाव के हिसाब से ये सारा चीज़ें आपको समझ में नहीं आता है। ऐसा सारा सिस्टम सबको होता है, लेकिन हाफ शॉट जो होता है वो भी अच्छे से, अगर आप नॉलेज रखते हो सप्लाईओं का, लाइनों का, वो भी अच्छे से सोल्व कर सकते हो, जो आगे जाके मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ दी है। और ये स्पेशल 26 जनवरी के लिए ही ये वीडियोस मैंने शूट किए थे, जो कि मैं आजकल बहुत ही टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा लाइफ बिजी होने की वजह से, लेकिन मैं कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियो अपलोड करने की। और इस वीडियो को देखना ना भूलिए और एंजॉय करिए वीडियो को। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए देखते हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक केस स्टडी है जो कि ओप्पो का Realme C2 Pro मोबाइल है। ये मोबाइल के अंदर जो प्रॉब्लम है वो 2 टाइप की प्रॉब्लम है। एक की डिस्प्ले पे ग्राफिक आ रहा है, लाइट नहीं आ रही, यानी कि डिस्प्ले लाइट प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम इसके अंदर प्राइमरी लाइन पे हाफ शॉटिंग प्रॉब्लम है। तो इस मोबाइल के अंदर ये दोनों प्रॉब्लम है, उसको किस तरह से फाइंड आउट करना है, उसको सोल्व करना है, इस वीडियो के ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये मोबाइल किसी टेक्नीशियन ने मुझे रिपेयर करने के लिए दिया हुआ है। जब यूज़र ने उस टेक्नीशियन को ये मोबाइल रिपेयर करने के लिए दिया, तब ये हाफ शॉटिंग कंडीशन में मोबाइल था, ऐसा इस टेक्नीशियन का कहना था। और जब इसने हाफ शॉट प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए ये टेक्नीशियन ने इस बोर्ड पे जो काम किया, और उसके बाद इसके अंदर दूसरा एक इश्यू आ गया जिसमें डिस्प्ले बैकलाइट है वो नहीं आ रही है, जबकि ग्राफिक इसके अंदर आ रहा है। वो उस टेक्नीशियन से ये प्रॉब्लम हो गया है। तो इस मोबाइल में जो मेन प्रॉब्लम है ये हाफ शॉटिंग का है, और सेकंड प्रॉब्लम जो टेक्नीशियन से हाथ से रिपेयर करने के दौरान हो गया है, ये इसमें डिस्प्ले बैकलाइट का प्रॉब्लम हो गया है। तो इस वीडियो के ज़रिए हम समझने वाले हैं कि किस तरह से ये प्रॉब्लम सोल्व करना है। और इस मोबाइल के अंदर जो ये प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी मैंने फाइंड कर लिया है, मतलब दोनों फॉल्ट को मैंने समझ लिया है, ट्रबल शूट कर लिया है टेस्टिंग पॉइंट फॉलो करते हुए, और सोचा कि आपके लिए केस स्टडी बनाया जाए, इस वजह से ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। तो चलिए हम इस वीडियो के अंदर सबसे पहले इसके अंदर जो डिस्प्ले बैकलाइट सर्किट का जो इश्यू है इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसके अंदर जो हाफ शॉट है उसको सोल्व करेंगे। हम इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर LCD बैकलाइट का जो इश्यू है उसको हम सोल्व करेंगे। तो मैंने इसके अंदर जब बैकलाइट का इश्यू था और मैंने इसके अंदर जो टेस्टिंग पॉइंट फॉलो किया, वो सारा चीज़ें आपके सामने यहाँ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर ये दोनों प्रॉब्लम किस तरह से है। देखिए, सबसे पहले इस मोबाइल को हम ऑन करते हैं और देखते हैं कि इसमें ग्राफिक आ रहा है और मोबाइल ऑन भी हो रहा है, लेकिन डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रही है। देखिए, मोबाइल ऑन हुआ यानी वाइब्रेट हुआ, और इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ
इस तरह से दिख के आ रहा है। देखिए ये मोबाइल पूरा ऑन होता है, लेकिन मोबाइल के अंदर ग्राफिक तो आ रहा है। देखिए यहाँ इस तरह से ग्राफिक है। सेकंड बूट पे अभी ये लोगो पे है, देख सकते हैं। देखिए मोबाइल अभी पूरा ऑन हो चुका है। देखिए यहाँ टाइम ये सब शो कर रहा है, देख सकते हो। यानी कि मोबाइल ऑन तो हो गया है, लेकिन फिर भी इस मोबाइल के अंदर लाइट नहीं आ रही है। तो इस तरह से ये मोबाइल में ये प्रॉब्लम है। और दूसरा जो प्रॉब्लम है इसका हाफ शॉटिंग इश्यू है। तो हाफ शॉटिंग जो प्राइमरी लाइन पे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक हम देखा कि इसमें लाइट प्रॉब्लम है, अब दूसरा देखते हैं कि इसके अंदर हाफ शॉटिंग किस तरह से है। इसके लिए मैं इसके डीसी मशीन से कनेक्ट करके बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट करंट इसमें कितना ले रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे डीसी मशीन को ऑन करते हैं। देखिए मैंने डीसी मशीन को ऑन किया है, 4.2 वोल्टेज और 3 एम्पियर सेट किया हुआ है। उसके बाद इसके बूट केबल से इसको कनेक्ट करेंगे और डीसी मशीन को अभी हम स्टैंड बाय मोड से हटा लेते हैं। देखिए ये हटा लिया। अब हम इसके ये जो बूट केबल है इससे कनेक्ट करते हैं। देखिए देखिए मैंने इसके बूट केबल से कनेक्ट किया। आप देख सकते हो हमारे डीसी मशीन में जो करंट कंज्यूम कर रहा है ये 0.049 करंट कंज्यूम कर रहा है, यानी 49 इस तरह से 2 डिजिट में डायरेक्ट करंट कंज्यूम कर रहा है। जबकि मैंने इसके अंदर पावर की प्रेस भी नहीं किया है, मोबाइल को ऑन भी नहीं किया है, फिर भी ये डायरेक्ट करंट कंज्यूम कर रहा है। और इस टाइम मोबाइल को अगर ऑन करे तो भी मोबाइल ऑन भी हो जा रहा है। देखिए ये पावर की मैंने प्रेस किया, ये मोबाइल ऑन हो गया है। ये आप देख सकते हो मोबाइल ऑन हो चुका है, लेकिन फिर भी इसके अंदर हाफ शॉटिंग कंडीशन में भी मोबाइल इस तरह से ऑन हो रहा है। तो ये कंडीशन है हमारे मदरबोर्ड में। अब हम एक बार इस बूट केबल को यहाँ से हटा लेते हैं। तो हमने देखा कि इस मोबाइल के अंदर 2 टाइप की प्रॉब्लम है। एक डिस्प्ले बैकलाइट का भी प्रॉब्लम है और ये मोबाइल हाफ शॉट कंडीशन में भी है। और इस मोबाइल के अंदर जो डिस्प्ले बैकलाइट सर्किट के लिए उसका ड्राइवर सर्किट के तौर पे जो आईसी यूज़ की गई है वो PM660L आईसी है, जो कि यहाँ है। यहाँ PM660 और PM660L 2 आईसी है, जिसमें PM660L आईसी है वो डिस्प्ले लाइट बैकलाइट सर्किट के लिए है। और इसका बैकलाइट सर्किट अगर देखा जाए तो यहाँ इसका जो बूस्ट कॉइल और डायोड ये सारा चीज़ें यहाँ हमें सामने दिखाई दे रहा है। और ये इसका LCD कनेक्टर है। वैसे तो इस मोबाइल में जो फॉल्ट है लाइट बैकलाइट का मैंने फाइंड कर लिया है। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी आपको बता सकता था कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन जो मैंने ये प्रॉब्लम कैसे फाइंड किया वो चीज़ें यहाँ आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको कभी भी ऐसे प्रॉब्लम आए तो आप भी इस तरह से टेस्टिंग पॉइंट फॉलो करके ये मोबाइल या ऐसे कोई भी और मोबाइल में ये टेस्टिंग पॉइंट फॉलो कर सकते हो। तो मैंने जब ये लाइट सेक्शन का जो प्रॉब्लम है तो सबसे पहले मैंने इसकी LCD कनेक्टर पे जो डिस्प्ले बैकलाइट सर्किट के लिए जवाबदार जो लाइनें हैं उसकी कुल टेस्टिंग की। और उसके बाद जो सामने फॉल्ट आया वो हम यहाँ देखने वाले हैं। तो मैंने जब इस मोबाइल के अंदर LCD कनेक्टर पे जो कुल टेस्टिंग की, जो इसमें डिस्प्ले LED एनोड और डिस्प्ले LED कैथोड की जो लाइनें हैं उसकी कुल टेस्टिंग करनी होती है। और एक इसका PWM लाइन जो होती है, ये 4 लाइनें जो होती है ये इसके अंदर जवाबदार होती है। तो चलिए मैं एक बार इसके अंदर ये लाइन की कुल टेस्टिंग आपको करके बता देता हूँ कि क्या है इसकी कुल टेस्टिंग और उसका हॉट टेस्टिंग। तो कुल टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमारे मल्टीमीटर को डायोड रेंज में सेट करना होता है, जो कि मैंने सेट कर लिया है। अब हम इस बोर्ड पे LCD कनेक्टर पे हमें ये टेस्टिंग करनी होती है। इसके लिए हम
यहाँ से LCD कनेक्टर को रिमूव कर लेंगे। ये देखिए मैंने डिस्प्ले को इसके कनेक्टर से अलग कर लिया है। ये इसका LCD कनेक्टर है और इस डिस्प्ले कनेक्टर के अंदर इसमें एनोड की एक लाइन है और कैथोड की 3 लाइनें हैं और उस पर PWM लाइन है। तो हमारा इस साइड से ये फर्स्ट जो पिन है वो LCD कनेक्टर की एनोड के लिए है और उसका एक छोड़ के बाकी का जो 2 लाइन है 3 लाइन है उसकी कैथोड की पिन है और यहाँ से 8 नंबर उसका PWM लाइन है। तो उसका जब भी डिस्प्ले बैकलाइट का इश्यू आए तो सबसे पहले आपको इन लाइनों की कूल टेस्टिंग कंपलसरी कर लेनी होती है। तो मैं यहाँ पहले इसके एनोड की कूल टेस्ट करता हूँ। कूल टेस्ट करने के लिए मीटर के रेड प्रोब को कहीं हम ग्राउंड रख देते हैं। देखिए मैंने यहाँ ग्राउंड रख दिया और फर्स्ट 1 नंबर की पिन है वो ये है। इस पे हम इसका रीडिंग देखते हैं। ये जो है पिन इसका 1 नंबर का पिन, 1 नंबर की पिन पे आप देख सकते हो 0.547 रीडिंग आ रही है जो कि ये LCD एनोड के लिए है। इसके बाद ये पिन NC है जो कि ये OL शो कर रहा है। इसके बाद ये कैथोड 1 की पिन है जो कि 0.66 जो कि 0.641 शो कर रहा है। उसके बाद ये कैथोड 2 के लिए है ये पिन, ये भी इतने ही रीडिंग शो कर रहा है। उसके बाद ये जो पिन है ये कैथोड 3 के लिए है। इसमें 3 कैथोड है तो देखिए ये तीनों 3 कैथोड और एनोड की लाइन सही है। उसके बाद यहाँ से 8 नंबर की पिन है वो उसका PWM लाइन है। तो 8 नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यानी कि ये जो पिन है ये देखिए यहाँ ऑयल वैल्यू शो कर रहा है जबकि यहाँ एक रीडिंग होनी चाहिए। देखिए ये हमारे PWM जो हमारे IC से आता होता है यहाँ कोई रीडिंग नहीं है। 8 नंबर की पिन पे मैं यहाँ प्रोब रख रहा हूँ मीटर का, देख सकते हो यहाँ कोई भी टाइप की रीडिंग शो नहीं कर रहा है। तो इसका जो प्रॉब्लम है ये इसकी 8 नंबर की पिन पे जो रीडिंग नहीं आने का जो है वही इसके अंदर प्रॉब्लम है। जब हम मोबाइल को ऑन करते हैं तो बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रहा है। एक बार मैं आपको इसके अंदर इसका 1 नंबर की पिन पे जो बूस्ट वोल्टेज आना चाहिए वो कितना आ रहा है वो भी हम चेक कर लेते हैं। इसके लिए मोबाइल को एक बार ऑन कर लेते हैं और मीटर को हमारे वोल्टेज की रेंज में सेट कर लेते हैं। देखिए मल्टीमीटर को अभी मैंने वोल्टेज रेंज में सेट किया हुआ है। एक बार मोबाइल को ऑन कर लेते हैं। देखिए मोबाइल को ऑन किया। अब जहाँ बूस्ट वोल्टेज हमें ये कैप पे मिलना चाहिए यहाँ कितना मिल रहा है देखिए यहाँ हमें बूस्ट वोल्टेज अभी 15 वोल्टेज करीब मिल रहा है, 15.9 वोल्टेज, लेकिन डिस्प्ले पे ग्राफिक नहीं आ रहा है। वोल्टेज तो बूस्ट इतना बन रहा है। देखिए ये माइनस में इसलिए आ रहा है कि मैंने प्रोब अभी उल्टा रखा है। देखिए वोल्टेज 15 वोल्टेज करीब बन रहा है, लेकिन देखा जाए तो डिस्प्ले पे ग्राफिक आ रहा है लेकिन लाइट नहीं आ रही है। इसके PWM लाइन जो है ये ओपन है, इस वजह से इसमें बूस्ट वोल्टेज तो बनता होता है लेकिन लाइट नहीं आती है। तो चलिए PWM लाइन जो है कहाँ से आ रही है और इसमें कहाँ फॉल्ट है और ये कैसे हुआ है उसको एक बार देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये मोबाइल को डीअसेंबलिंग कर लेते हैं। इसके लिए इस की बॉडी से उसको ओपन कर लेते हैं। देखिए और इसका जो 8 नंबर का पिन था वहाँ कूल टेस्टिंग में जो कोई रीडिंग नहीं है, और ये रीडिंग नहीं होने का वजह मैंने इसके अंदर जो ट्रेस किया तो सामने ये आया कि जिस कोई टेक्नीशियन ने इसको रिपेयर करने की कोशिश की है उस टाइम इन जो हाफ शॉटिंग इसमें प्रॉब्लम था उसको रिपेयर करने की कोशिश की है, तब ये जो प्लेट है उसने उठाई है और प्लेट उठाने के दौरान इसमें एक जो PWM लाइन पे एक रजिस्टर होता है जो कि 0 ohms का रजिस्टर है। ये रजिस्टर
यहाँ से ओपन हो चुका है। देखिए ये जो रजिस्टर है, यहाँ एक रजिस्टर लगनी चाहिए, लेकिन मैंने जब आई टेस्टिंग किया तो गौर से देखा तो यहाँ एक रजिस्टर होना चाहिए, रजिस्टर नहीं है। और ये मैंने ट्रेस किया तो ये लाइन हमारी PWM लाइन से ही, यानी LCD कनेक्टर की जो पिन पे हमने रीडिंग देखी थी वहाँ से ही आ रहा है। मतलब इधर रीडिंग है लेकिन इधर रीडिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ रजिस्टर ओपन हो चुका है। तो ये हम उसको डायरेक्ट कर देंगे तो शायद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं एक बार इसको डायरेक्ट करते हुए। और दूसरा चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब भी कोई इस तरह से आप मोबाइल रिपेयर कर रहे हो और आपसे कभी ऐसा प्रॉब्लम आपके हाथ से फॉल्टी हो जाता है तो उसके अंदर कोई घबराने की बात नहीं होती है। आप से ज़्यादा ये फॉल्ट को कोई और नहीं समझ सकता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपसे ही हुआ है, आपके सामने ही हुआ है, आपके हाथों से ही हुआ है। तो प्रॉब्लम कहाँ से हुई है वो आपको आइडिया होता है। तो एक बार अच्छे से आई टेस्टिंग करके बोर्डों को देखना होता है। कहीं इस तरह से जो इसमें ये रजिस्टर ओपन हुआ है वो कहीं बार इस तरह से आपसे भी ऐसा हो जाता है, तो इस तरह से प्रॉब्लम है वो क्रिएट होता है। तो ये प्रॉब्लम आप अच्छे से फिर समझ के उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ जो 0 ohms का रजिस्टर है वो रजिस्टर हम उसके अंदर लगा देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या इसके अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। देखिए इसके अंदर यहाँ जो एक कंपोनेंट होता है 0 ohms का रजिस्टर, ये रजिस्टर इसके अंदर से ओपन हो चुका है इस जगह से। मैं इस जगह को भी डायरेक्ट पहले कर देता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो ये देखिए मैंने अभी उस रजिस्टर की जगह डायरेक्ट जंपर कर दिया है जो रजिस्टर ओपन हुआ था। देखिए यहाँ मैंने उसको डायरेक्ट जंपर से जोड़ दिया है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो LCD कनेक्टर का PWM लाइन जो ओपन शो कर रहा था, ऑयल वैल्यू आ रही थी, क्या इस पे कोई रीडिंग आ गई है कि नहीं। तो चलिए हम एक बार इसका रीडिंग ले लेते हैं, उसके बाद उसको चेक करते हैं। इसके लिए पहले मल्टीमीटर को हम डायोड मोड में ऑन कर लिया है। उसके बाद हम इसकी रीडिंग देखने के लिए इस साइड से हमें 8 नंबर की पिन पे जो रीडिंग देखनी थी, तो ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7 और ये 8 नंबर। पहले देखिए यहाँ रीडिंग नहीं आ रही थी, जो कि अभी यहाँ रीडिंग आ गई है देखिए। और जो हमने इसके अंदर जंपर किया वो जंपर पे भी रीडिंग देख लेते। देखिए हमारा जो रीडिंग है यहाँ हमने जंपर किया हुआ है, ये देखिए। देखिए यहाँ जंपर किया हुआ है, ये रीडिंग भी वही है। तो हमारा जो लाइन ओपन था वो अभी हमने जोड़ दिया है। अब हम एक बार इसके अंदर मोबाइल को ऑन करके देखते हैं। उससे पहले एक बार इसके अंदर हम ये समझ लेते हैं कि ये जो लाइन ओपन होती है, और हम बहुत सारे टेक्नीशियन आजकल जो बोर्नियो का क्रेज चल रहा है तो बोर्नियो का हेल्प लेके हम रिपेयर करते हैं। तो कई बार बोर्नियो जो होता है वो सही डायरेक्शन हमें नहीं देता होता है। यही चीज़ हम यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ जो PWM लाइन का ये जो रजिस्टर ओपन है, जो बोर्नियो का अगर आप ओपन करके ये प्रॉब्लम को आप रिपेयर कर रहे हो तो बोर्नियो प्राइमरी बेस पे आपको टेस्टिंग जो पॉइंट है वो फॉलो करने के लिए आपको हेल्प कर देता है। लेकिन लीगली तरीके से प्रॉब्लम सोल्व करने में बहुत सारा बोर्नियो में भी डिज़ाइन जो ऐसा है कि पूरा प्रॉपर नहीं बताया जाता है। तो चलिए एक बार मैं आपको बोर्नियो ओपन करके बताता हूँ कि ये लाइन जो है ये क्या इसके अंदर वो वहाँ बताई है, शो की है या नहीं की है। चलिए एक बार बोर्नियो ओपन कर लेते हैं। ये देखिए मैंने अभी बोर्नियो में ये ओपन कर लिया है। ये Realme 2 Pro जो मोबाइल है यही मॉडल है हमारा Realme 2 Pro, ये जो हमने अभी रिपेयर किया। उसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ जो LCD कनेक्टर पे
इसने जो लाइनें बताई है, एक तो इसके अंदर यहाँ जो मैंने आपको कनेक्ट करके बताया था, इसके अंदर यहाँ से 1 नंबर जो मैंने टेस्ट किया था इस बोर्ड में, ये देखिए, ये जो इसका LED एनोड के लिए है, येलो कलर का लाइन बताया है। देखिए LED प्लस लाइन बताया है, जो कि इसके अंदर हमने बूस्ट वोल्टेज चेक किया था, वहाँ से आ रहा है। उसके बाद इसके अंदर जो लाइन है, इसमें LED कैथोड के लिए 2 लाइन बताई है, LED -1 और 2, जबकि इसके अंदर रियल में 3 लाइन है, LED कैथोड की 3 लाइन है। ये जो एक यहाँ NC रखी है, ये भी LED कैथोड के लिए है, यानी कि 3 लाइन इसके अंदर LED कैथोड के लिए इस्तेमाल की गई है, जबकि इसमें 1 बताया हुआ है। और ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 है, यानी यहाँ PWM लाइन है। और ये PWM लाइन देखिए, यहाँ से इधर से ये लाइन LCD बैकलाइट ऑटो ब्राइटनेस कंट्रोल के लिए ये डायरेक्ट IC में जा रहा है इस पॉइंट पे, यही सीधा इसके अंदर बताया हुआ है। जबकि हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया, ये प्रॉब्लम के हिसाब से इस सर्किट के अंदर चीज़ें अलग दी है, मतलब प्रॉपर उसके अंदर व्यू नहीं बताया है, सीधा इसके अंदर IC में जा रहा है, यही इसके अंदर बताया हुआ है। जबकि इसके अंदर उसका जो प्रॉपर व्यू है, उसके बैक साइड से ही ये लाइन आती है, जो मैंने आपको रजिस्टर ओपन हुआ था वो समझाया उस हिसाब से। और इसके अंदर बाकी भी अगर कोई टेक्नीशियन जो है थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है, ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता है, ये सब चीज़ें इसके अंदर बोर्नियो में कंफ्यूज करता है। देखिए, चीज़ ऐसी होती है कि VPHV पावर की जो लाइन होती है, ये इस तरह से लाइट सेक्शन में ये कॉइल के दोनों साइड से इस तरह से नहीं होती है, ये थोड़ा रॉन्ग यहाँ बताया हुआ है। डायोड को भी ये वोल्टेज मिल रहा है, यही वोल्टेज कॉइल को भी मिल रहा है, यही वोल्टेज यहाँ 2 केप को भी मिल रहा है, वही वोल्टेज IC में भी जा रहा है। तो ये गलत होता है। ये कभी यहाँ जो डायोड और कॉइल के बीच में VPHV पावर की जो लाइन होती है, वो सीधी IC से ही जुड़ती है, यहाँ बीच में कोई और कंपोनेंट है नहीं लगाया जाता है। तो ये जो बताया हुआ है वो थोड़ा रॉन्ग बताया हुआ है। VPHV पावर की वोल्टेज सीधा डायोड पे दिया हुआ है, देखिए डायोड के एनोड पे, जो कि ये डायरेक्ट डायोड पे नहीं आता है, कॉइल से होते हुए आता है। तो ये जो जिसने भी ये बनाया, कंटिन्यूटी जहाँ शो किया होता है, रीडिंग आती है, उस हिसाब से उसने ये लाइन बताई है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये बोर्नियो जो है वो सही नहीं है, ये भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम को सोल्व करने में, मतलब प्राइमरी बेस के टेस्टिंग करने में आपको बहुत सारा हेल्प इसके अंदर मिल जाता है। लेकिन फिर भी जो लोग इस पे ही डिपेंड रहते हैं, उन लोगों को कभी कभी ये चीज़ों का सामना झेलना पड़ता है कि ये जो है प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं बनता है। तो कभी कभी रॉन्ग वायरिंग होने की वजह से इसके अंदर फिर आपको दिक्कतें आती है। तो इस तरह से ये बोर्नियो की इन्फॉर्मेशन है, जो कि इसमें बोर्नियो ने जो बताया ये चीज़ इसमें अलग ही है, मतलब कि इसके अंदर जो इसमें है बोर्नियो में ये चीज़ बताई नहीं है। अगर ये चीज़ को फॉलो नहीं करते और सिर्फ ये बोर्नियो को ही फॉलो करते तो कंपलसरी इसमें ये लाइन सिर्फ IC पे ही जा रही है डायरेक्ट, ये बताया है। जबकि इसके अंदर जो रजिस्टर है उसके पीछे की साइड है। तो इस तरह से होता है। जो लोग बोर्नियो पे डिपेंड रहते हैं उसको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बोर्नियो ज़रूर यूज़ करिए, लेकिन बोर्नियो पे ही डिपेंड मत रहिए, प्रॉपर नॉलेज भी आप रखिए। तो कभी कभी इस तरह से जो चीज़ें होती है इससे आप बच सकते हो और अच्छा काम कर सकते हो। तो चलिए हम एक बार इस मोबाइल को हम हमारी बॉडी से कनेक्ट करके एक बार देखते हैं कि क्या मोबाइल है वो सही वर्क कर रहा है कि नहीं। तो चलिए हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। इसकी बॉडी से इसको पहले असेंबलिंग करके देखते हैं। ये देखिए मैंने वो अभी उसको असेंबलिंग कर लिया है। अब एक बार हम पावर की प्रेस करके देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सोल्व होता है कि नहीं। देखिए मोबाइल ऑन हुआ, ये देख सकते हो डिस्प्ले पे अभी लाइट भी आ गई। पहले ये लाइट नहीं आ रही थी, प्रॉब्लम इसके PWM लाइन ओपन थी इस वजह से।
लेकिन ये प्रॉब्लम हमने एक ही अभी सोल्व किया है। अभी दूसरा प्रॉब्लम इसमें है, जो हाफ शॉटिंग वाला प्रॉब्लम है इसमें है। और मेन चीज़ तो इसमें यही है जो हाफ शॉटिंग किस तरह से फाइंड करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेक्नीशियनों को यही प्रॉब्लम आती है। और ये प्रॉब्लम तो है सर्किट के अंदर जो अपने आप से हुआ नहीं है, ये प्रॉब्लम है वो किसी ने इसका प्लेट उठाने के दौरान वो रजिस्टर ओपन हुआ है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन फिर भी टेक्नीशियन लोग प्रॉपर नॉलेज नहीं रखते हैं तो ये सब प्रॉब्लमों में फंस जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो एक सिंपल प्रॉब्लम है, फिर भी मैंने आपको इसमें एक मैसेज देने की कोशिश की है। और अब हम इसके अंदर जो शॉर्टिंग वाला इश्यू है उसको हमें समझना है, तो किस तरह से इस तरह इसमें जो हाफ शॉट है उसको समझा जाए। देखिए बोर्ड तो ऑन है, पूरा सही चल रहा है, लेकिन इसके अंदर जो शॉर्टिंग है इस वजह से इसमें बैटरी बैकअप नहीं रहता होगा। तो वो भी मैंने इसमें फाइंड किया है, मुझे पता है इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए इसके अंदर मैंने कैसे फाइंड किया, किस तरह से इसको समझना है और फॉल्ट कहाँ से निकलता है जब भी कभी हाफ शॉर्टिंग होती है। देखिए इस बोर्ड में जो फॉल्ट हुआ है हाफ शॉर्टिंग, ये फॉल्ट है ये अपने आप हुआ है, मतलब ये फॉल्ट इस तरह से कोई बाय मिस्टेक से नहीं हुआ है। इस वजह से ऐसे फॉल्ट है लाइव बोर्ड में आपके सामने भी, आपके पास भी इस तरह से आ सकते हैं जो हाफ शॉर्टिंग वाला है। तो ये बहुत ही लोगों को दिक्कत कर रही है ऐसे फॉल्ट। तो इसके अंदर हम समझते हैं कि इसके अंदर हाफ शॉट किसे समझा जाता है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर पूरा डिटेल के साथ समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में है, और ये वीडियो अभी बहुत लंबा हो गया है, इस वजह से हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा डिटेल के साथ समझते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।